आज 19 दिसंबर 2025 की तारीख पर केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और सेवानिवृत्त साथियों के बीच सबसे ज्यादा जो सवाल गूंज रहा है वह यही है कि आखिर 8वें वेतन आयोग का लाभ कब से माना जाएगा और क्या बकाया राशि 1 जनवरी 2026 से ही जोड़ी जाएगी या नहीं। अलग अलग बयान, संसद में पूछे गए सवाल, कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रियाएं और मीडिया रिपोर्टों के बीच बहुत से साथियों के मन में उलझन बढ़ती जा रही है। इसलिए जरूरत है कि पूरे मुद्दे को एक क्रम में सरल और साफ भाषा में समझा जाए ताकि अफवाहों के बजाय तथ्यों के आधार पर आप अपने निर्णय और भविष्य की योजना तय कर सकें। सबसे पहले उस तारीख पर आते हैं जिसका नाम हर तरफ लिया जा रहा है, 1 जनवरी 2026। बड़ी संख्या में कर्मचारी और पेंशनर चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग की प्रभावी तिथि है ई हो। अगर ऐसा होता है तो वेतन और पेंशन में होने वाली बढ़ोतरी की गणना इसी दिनांक से मानी जाएगी और एरियर भी इसी आधार पर निकलेगा। दूसरी तरफ सरकार की प्रक्रिया अलग ढंग से चलती है। पहले आयोग का गठन, फिर डेटा एकत्र करना, बैठकों का दौर, रिपोर्ट तैयार करना, सरकार का और रिपोर्ट सौंपना, उसके बाद वित्त मंत्रालय और अन्य विभागों द्वारा समीक्षा, फिर कैबिनेट से मंजूरी और अंत में अधिसूचना जारी करके लागू करना। इसी कारण नॉन इफेक्टिव डेट यानी प्रभावी तिथि और इंप्लीमेंटेशन डेट यानी वास्तविक लागू होने की तारीख दो अलग अलग बातें बन जाती हैं और ज्यादातर भ्रम यहीं से शुरू होता है। कर्मचारी संगठनों की ओर से जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं उनमें एक बड़े कर्मचारी ने था कि कथित बयान पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या वेतन और पेंशन में वृद्धि 1 जनवरी 2026 से ही लागू मानी जाएगी, तो खबरों के अनुसार उनका रुख साफ था कि यदि 1 जनवरी 2026 से वेतन आयोग का लाभ नहीं माना गया तो कर्मचारियों में असंतोष तेज होगा और संगठन आंदोलन का रास्ता अपनाने पर मजबूर हो सकते हैं। उन्होंने यह बात भी रखी कि सरकार को अपनी मंशा खुलकर बतानी चाहिए, क्या इरादा है, कब से लाभ देने की सोच है और कुल टाइमलाइन क्या होगी। ऐसे बयान आमतौर पर सरकार पर नैतिक और जनदबाव बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा होते हैं, लेकिन कर्मचारियों के लिए मुख्य बात अंत में वही रहती है जो आधिकारिक अधिसूचना या लिखित उत्तर में दर्ज होती है। उसी बयान में यह बात भी सामने आई कि 1 जुलाई 2029 जैसी बहुत दूर की कोई प्रभावी तारीख स्वीकार करना कर्मचारियों के लिए मुश्किल होगा। संगठन स्पष्ट रूप से यह मांग रख रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग की प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 सही रहे। साथ ही यह सुझाव भी रखा जा रहा है कि आयोग को जो समय दिया गया है उसकी सीमा के भीतर रिपोर्ट दी जाए और रिपोर्ट के बाद 3 से 6 महीने के अंदर सरकार सिफारिशों पर निर्णय करके लागू करने की प्रक्रिया पूरी करे ताकि लाभ 1 जनवरी 2026 से जोड़कर दिया जा सके। यानी मांगे का सार यही है कि रिपोर्ट और आदेश चाहे कुछ महीने बाद आए लेकिन बकाया की गणना 1 जनवरी 2026 ए हो। अब संसद से जुड़ी स्थिति को समझना जरूरी है। शीतकालीन सत्र जो 1 दिसंबर से 18 दिसंबर तक निर्धारित था, उसके दौरान इस मुद्दे पर फिर प्रश्न उठाए गए। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि इस सत्र में सरकार कम से कम प्रभावी तिथि या व्यापक टाइमलाइन पर कोई स्पष्ट संकेत देगी। चर्चाएं जरूर हुई, खबरें भी आई, लेकिन जो अपडेट सामने आया उसमें अभी तक किसी स्पष्ट और अंतिम तारीख की लिखित पुष्टि दिखाई नहीं दी। इसका अर्थ यह है कि विचार विमर्श जारी है, संकेत मिल रहे हैं, पर आधिकारिक मोहर अभी नहीं लगी है। जब तक सरकार की तरफ साफ साफ लिखित बयान, संसद में उत्तर या अधिसूचना जारी न होती, तब तक हर तारीख सिर्फ संभावना है, निर्णय नहीं। ऐसे समय में यदि आप चाहते हैं कि जैसे ही कोई आधिकारिक आदेश, गजट नोटिफिकेशन या संसद का लिखित उत्तर सामने आए, उसकी सरल और निष्पक्ष व्याख्या आपको और तुरंत मिले, तो भी इसी पर एक छोटा सा काम जरूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर ऑन कर दीजिए ताकि सरकारी फैसलों से जुड़ा कोई भी बड़ा अपडेट आपसे मिस न हो। अब बात करते हैं
सरकार और वित्त मंत्रालय की प्रक्रिया की, जिस पर अक्सर आधिकारिक जवाब आधारित होते हैं। सामान्य तौर पर कहा जाता है कि आयोग को एक निश्चित अवधि में अपनी रिपोर्ट देनी होती है। उसके बाद सरकार यह देखती है कि सिफारिशों से वेतन भत्तों पर कितना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, पेंशन पर कितना असर आएगा, केंद्र और राज्यों पर कुल वित्तीय प्रभाव क्या होगा, महंगाई और राजस्व की स्थिति क्या है, और उसी के अनुसार निर्णय लिया जाता है। यह समीक्षा प्रक्रिया खुद में कुछ महीने ले लेती है। पिछली बारों के अनुभव बताते हैं कि कई वेतन आयोग अपनी मूल समय सीमा से आगे बढ़कर रिपोर्ट देते रहे हैं, यानी देरी की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसीलिए कर्मचारी संगठन शुरुआत से ही दबाव बनाए रखने की कोशिश करते हैं ताकि रिपोर्ट समय पर आए और लागू करने में भी अनावश्यक विलंब न हो। यहां एक बुनियादी बात समझना बेहद जरूरी है। इतिहास में अधिकतर मामलों में कर्मचारियों को वक्त आया राशि प्रभावी तिथि से मिली है, न कि लागू करने की तिथि से। कई बार आयोग की रिपोर्ट पर फैसला बाद में हुआ, आदेश देर से जारी है हुआ, लेकिन वेतन और पेंशन में जो अंतर बनता था उसकी गणना पिछली प्रभावी तारीख से की गई और बीच की अवधि का एरियर दिया गया। यही कारण 1 जनवरी 2026 की तारीख इतनी चर्चा में है। अगर सरकार 8वें वेतन आयोग की प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 मान लेती है तो आदेश चाहे कुछ महीनों बाद आए, कर्मचारियों और पेंशनरों को अंतर की राशि उसी तारीख से जोड़कर मिल सकती है। लेकिन यदि प्रभावी तिथि ही आगे बढ़ा दी गई तो एरियर की अवधि और कुल राशि दोनों घट जाएंगी। पिछले वेतन आयोगों के उदाहरण स्तर को मजबूत कर रहे हैं। 7वें वेतन आयोग के समय सरकार की स्वीकृति और वास्तविक भुगतान में अंतर रहा, फिर भी वेतन और पेंशन का पुनरीक्षण 1 जनवरी 2016 से माना गया और उसी के आधार पर एरियर दिया गया। 6ठे वेतन आयोग में भी रिपोर्ट, मंजूरी और भुगतान की तारीखें अलग अलग थीं, लेकिन लाभ पिछली तारीख से जुड़े। 5वें वेतन आयोग में भी आयोग के गठन, रिपोर्ट जमा होने, कैबिनेट निर्णय और वास्तविक भुगतान के बीच समय अंतराल था। फिर भी कर्मचारियों को पिछली प्रभावी तिथि से लाभ दिया गया। पर साथ ही यह भी सच है कि हर समय की आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां अलग होती हैं। इसलिए परंपरा एक मजबूत संकेत तो दे सकती है, पर 100% गारंटी नहीं। गारंटी उसी दिन बनती है जो उस दिन सरकार आधिकारिक आदेश जारी करती है। इसी बीच कर्मचारियों के बीच फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन और डीए के मर्जर को लेकर भी चर्चा तेज है। बहुत से साथियों की उम्मीद है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर पहले से बेहतर हो ताकि मूल वेतन और पेंशन में वास्तविक अंतर महसूस हो सके। कुछ लोग यह भी चाहते हैं कि कुछ पे लेवल्स को आपस में मर्ज करके संरचना को सरल बनाया जाए और निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन अधिक सार्थक रखा जाए। कई जगहों पर यह भी सुनने को मिलता है कि कर्मचारी संगठन 50% डीए का और बेसिक पे में समाहित करने जैसी मांग उठा रहे हैं ताकि महंगाई के तेज असर को संतुलित किया जा सके। लेकिन न अब तक न तो आयोग की अंतिम रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, न ही सरकार की स्वीकृति। इसलिए कोई भी निश्चित प्रतिशत या आंकड़ा अभी सिर्फ अनुमान ही है। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात दिशा और सिद्धांत है, न कि अंतिम संख्या। या अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में फिटमेंट फैक्टर, डीए, न्यूनतम वेतन और पेंशन संशोधन जैसे तकनीक की विषय भी आपको सरल, सीधे और उदाहरणों के साथ समझाए जाएं, तो एक बार फिर निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों के समूहों में जरूर शेयर करिए ताकि सही जानकारी का दायरा लगा तार बढ़ता रहे और अफवाहों की गुंजाइश कम होती जाए। अब एक और बड़ा सवाल, सरकार अक्सर देरी क्यों करती है? विशेषज्ञों और कर्मचारी पक्ष के तर्क के अनुसार जब भी नया वेतन आयोग लागू हो है, वेतन, भत्तों और पेंशन पर सरकार का खर्च अचानक काफी बढ़ जाता है। यदि इस साल के बजट में सब कुछ समेटना हो तो वित्तीय प्रबंधन मुश्किल हो सकता है। अगर प्रक्रिया खींच दी जाए तो सरकार को अलग अलग वर्षों में बोझ बांटने का मौका मिलता है।
लेकिन कर्मचारियों के नजरिए से यह देरी चिंता और तनाव को बढ़ाती है, क्योंकि महंगाई और रोजमर्रा के खर्च तुरंत बढ़ते हैं, जबकि बढ़ा हुआ वेतन या संशोधित पेंशन बाद में पहुंचती है। इसी वजह से संगठन लगातार यह बात रखा है कि आयोग की रिपोर्ट समय पर आए, समीक्षा में अनावश्यक देरी न हो और लागू करने की योजना पहले से स्पष्ट की जाए। बहुत से कर्मचारी और पेंशन भोगी ये भी पूछते हैं कि ऐसी अनिश्चित स्थिति में वे अपनी व्यक्तिगत वित्तीय योजना कैसे बनाएं। यहां सबसे समझदारी भरा रास्ता यही है कि जब तक कोई आधिकारिक आदेश ना जाए तब तक संभावित एरियर या अनुमानित बढ़ोतरी के भरोसे बड़े बड़े आर्थिक फैसले न लिए जाएं। घर खरीदने, बड़ा लोन लेने, भारी निवेश या अन्य दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं में केवल इस उम्मीद पर कदम उठाना कि एटलीस्ट जल्द ही वेतन आयोग से मोटी रकम मिलेगी, जोखिम भरा हो सकता है। इतिहास बताता है कि लाभ मिले भी हैं, पर कब, कितनी देरी से और किस फार्मूले से, यह सब हर बार अलग अलग रहा है। इसलिए भी के लिए बेहतर यही है कि अपनी योजना मौजूदा पक्की आय और वास्तविक स्थिति के आधार पर बनाएं, न कि अफवाहों या अपुष्ट खबरों के भरोसे। पेंशन भोगियों के लिए भी यह समझना जरूरी है कि पेंशन संशोधन की प्रक्रिया कुछ अलग ढंग से चलती है। रिफिक्सेशन आदेश निकलते हैं, पीपीओ में संशोधन होता है, फिर बैंक या कोषागार के माध्यम से नई पेंशन और एरियर का भुगतान होता है। इस पूरी श्रृंखला में समय लगता है, इसलिए हर खबर को पेंशन के नजरिए से अलग से समझना पड़ता है। यदि आप पेंशनर और चाहते हैं कि पेंशन से जुड़े हर बदलाव को बेहद सरल भाषा में आपको समझाया जाए तो चैनल से जुड़े रहना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन रखना आपके लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अब सबसे अहम सवाल पर फिर लौटते हैं, क्या 1 जनवरी 2026 से बकाया मिलेगा? अभी तक सामने आए संकेतों और मांगों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कर्मचारी और पेंशनर दोनों 1 जनवरी 2026 को ही प्रभावी तिथि मानने की मांग कर रहे हैं। पिछली परंपराएं भी यह दिखाती हैं कि अक्सर लाभ प्रभावी तिथि से जोड़े गए हैं। यदि सरकार आधिकारिक रूप से यह तिथि स्वीकार कर लेती है तो आगे चलकर एरियर की गणना उसी के आधार पर हो सकती है। लेकिन यह बात बार बार याद रखना जरूरी है कि वर्तमान स्थिति में यह सब संभावना और मांग किस स्तर पर है, आधिकारिक पुष्टि नहीं। जैसे ही सरकार लिखित रूप से प्रभावी तिथि, लागू करने की तिथि और एरियर के फार्मूले की घोषणा करेगी, उसी इनसे सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। इस बीच आप कुछ व्यवहारिक काम आज से ही कर सकते हैं। जो भी खबर सुने यह अवश्य देखें कि क्या वो किसी सरकारी प्रेस नोट, गजट अधिसूचना या संसद की लिखित कार्यवाही से जुड़ी है। आयोग की रिपोर्ट, सरकार की समीक्षा और नोटिफिकेशन की प्रक्रिया पर नजर रखें। अपनी वित्तीय योजना को केवल पक्की और मौजूदा आय के आधार पर बनाएं। किसी अनुमानित बढ़ोतरी को आइन पक्का मानकर उसका खर्च अभी से तय न कर दें। और सबसे बढ़कर अफवाहों की जगह आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा रखें। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर आपको मिलती रहें तो एक बार फिर याद दिला दूं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन की घंटी ऑन रखिए, वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि सही जानकारी अधिक से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों तक पहुंच सके और कोई साथी भ्रम में अपनी मेहनत की कमाई को जोखिम में न डाले। अंत में निष्कर्ष सिर्फ इतना है कि जनवरी 1, 2026 को लेकर मांग बहुत मजबूत है। चर्चा भी उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। पिछली परंपराएं भी इसी दिशा का इशारा करती हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमी अभी भी आधिकारिक पुष्टि की है। जैसे ही सरकार की तरफ से गजट नोटिफिकेशन, संसद में स्पष्ट लिखित उत्तर या औपचारिक प्रेस बयान सामने आएगा, तभी यह पूरी तरह साफ हो पाएगा कि प्रभावी तिथि क्या होगी, कितना एरियर बनेगा और वास्तविक भुगतान का टाइम फ्रेम क्या रहेगा। आपने इस पूरी चर्चा को धैर्य से सुना, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, जागरूक रहिए, अफवाहों से दूरी बनाए रखिए और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ताकि 8वें वेतन आयोग और आप वेतन पेंशन से जुड़े हर महत्वपूर्ण फैसले की सच्ची
और स्पष्ट जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद।